बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ अपने प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक अरबी की बड़ी खूबसूरत हदीस के साथ करना चाहूँगा। वो है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि अपने वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का जुज़ है। और कौन नहीं चाहता कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करे, उसकी सेवा करे, उसकी खिदमत करे। ये हर हिंदुस्तानी का ख्वाब है कि जब वो बड़ा हो जाए तो अपने मुल्क की सेवा करे, उसकी खिदमत करे। और इस ख्वाब को हकीकत में एनडीए एग्ज़ाम बदलता है। ये एग्ज़ाम क्या है, किस तरह से ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चैनल विन के स्टूडियो में प्रोफेसर एस.एम. रज़ा साहब। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलामुन अलैकुम। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, और एक अच्छे प्रोग्राम के साथ, और वो भी टॉपिक मुल्क की खिदमत कैसे करें एजुकेशन के साथ। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी और डिफेंस एक बहुत ही एक ऐसा पोस्ट, एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ जाने की सबकी ख्वाहिश होती है। तो मुल्क की खिदमत करना है, जज्बा अगर दिल में है तो एनडीए एक बेस्ट एग्ज़ाम है, बढ़ाइए उसकी तरफ कदम। जी। बेसिकली एनडीए एग्ज़ाम होता क्या है? अक्सर लोग कहते हैं हमें एनडीए एग्ज़ाम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने देखा है जब दिल से पेट्रियटिज़म आता है तो लोग एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो होता क्या है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होते हैं? कबल इसके कि आपके सवाल का जवाब दूँ, एक बात और यहाँ से मैं कहना चाहूँगा। हमारी हमेशा एक हमारा सवाल कॉमन होते हैं कि मुल्क ने हमको क्या दिया, किसी ने हमको क्या दिया, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने मुल्क के लिए क्या किया। बेशक। तो सबसे पहले तो ये कि आपकी शनाख्त तभी होगी जब आप मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल सही। कंट्रीब्यूशन हर तरफ से हो सकता है। आप छोटे लेवल पे भी कहीं खिदमत कर लें, सफाई में आप लग जाएं, गरीब बच्चों को एजुकेट करने में लग जाएं, मेडिकल प्रोफेशन में जाके बीमारों की खिदमत, जो मरीज़ हैं उनकी खिदमत करें, अच्छे इलाज करें, टीचर बन के हिंदुस्तान को पढ़ाएं, या डिफेंस में जाकर के मुल्क की हिफाजत करें आप। जी। और हमेशा आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मुल्क को, फैमिली को, पेरेंट को कुछ हमें देना है। तो जब तक आप कुछ देंगे नहीं तो बदले में मिलेगा क्या आपको? जी बिल्कुल, जाहिर है देने की, सबसे पहले देने के बारे में आपको सोचना है। जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, एक अच्छी जिंदगी आपको मिलेगी। स्टूडेंट की लाइफ में भी वही है। अगर आप लग गए तफरी में तो आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तफरी को छोड़ना है, टाइम पढ़ाई में देना है। जब तक टाइम पढ़ाई में नहीं देंगे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, रास्ते आपके लिए आसान नहीं होंगे। बात आई डिफेंस की, जाना सबका ख्वाब होता है कि मैं मुल्क में के डिफेंस सर्विसेज में मैं जाऊं। और ध्यान रखें, डिफेंस में भी ऑफिसर रैंक में जाने के लिए एग्जामिनेशन है। जी, आगे चल के आप आर्मी के चीफ बन सकते हैं, आप एयरफोर्स के चीफ आफ्टर प्रमोशन, चीफ मार्शल। यस, आप नेवी में आप सबसे टॉप पोस्ट पे जा सकते हैं। तो इन तीनों ही आर्म फोर्सेस में टॉप पोस्ट पे जाने के लिए 2 एग्जामिनेशन होते हैं जी। एक होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस एंट्रेंस को फेस करने के बाद 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। और एक एग्ज़ाम, अगर आपने 12th के बाद ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया तो ज़िंदगी आपको एक और सुनहरा मौका देगी। ग्रेजुएशन के बाद आप एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। और इस एग्ज़ाम से भी आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में एक ऑफिसर रैंक से आपकी शुरुआत होगी और सबसे टॉप पोस्ट पे आप पहुंच सकते हैं। तो आज जो आपने जिक्र किया है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम 12th के बाद। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम 12th बाद, और CDS का एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद। जी, यानी इन केस अगर किसी से 12th बाद किसी को ये रास्ता नहीं मिला तो वो ग्रेजुएशन के बाद भी अपॉर्चुनिटी उसकी बनी रहती है। जी बिल्कुल, एकदम। यानी सरकार अपॉर्चुनिटी दे रही है, हमें बस उसका फायदा उठाना है। मैं आपसे एक सिंपल बच्चों को एग्जांपल देता हूं मैं, कि मंजिल पे पहुंचना है। अगर मेरी बस छूट गई तो ट्रेन का रास्ता तो बचा हुआ है ना। जी बिल्कुल। अगर बस ट्रेन दोनों छूट गया तो भाई एयर तो जा ही सकता हूँ। जी बिल्कुल। अगर तीनों छूट गए और वहां पानी का रास्ता है तो भाई जहाज भी मैं जा सकता हूँ, शिप भी जा सकता हूँ मैं। तो रास्ते
आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे मंजिल तक पहुंचने के लिए। जैसा आपने जिक्र किया कि अगर एनडीए आपका 12th के बाद नहीं होता है तो 3 साल मेहनत करें और ये सोच के मेहनत करें कि अगर मेरा एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सीडीएस में सिलेक्शन करा के मुझे आर्म फोर्स में जाना ही है। फौरन 12th के बाद इसी जोश के साथ आप लग जाएं, 3 साल मेहनत करें, डेफिनेटली आप सीडीएस क्वालिफाई करेंगे और आर्म फोर्सेज में पहुंचेंगे आप। तो कौन कौन से सब्जेक्ट एसेंशियल है आर्म फोर्स में क्वालिफाई करने के लिए, हम पूछना चाहते हैं। जी, तो अब यहाँ पर जब आर्म फोर्सेस की बात आप करते हैं तो इसमें 3 आपके पास डिवीजन है, जनरली हर आदमी जानता है। आर्मी है आपका जी, एयरफोर्स है एंड नेवी है। ये 3 आपके सेगमेंट आ जाते हैं। तीनों सेगमेंट के लिए एग्जाम एक ही है जी, दैट इज एनडीए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है और टेक्निकल डिफरेंस मैं रखना चाहूंगा। अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको 12th पास होना है। यहाँ पे स्ट्रीम की कोई यहाँ पे बाउंड्री या मुदाखलत या बाउंडेशन नहीं है। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटीज से हो, तीनों ही स्ट्रीम के जो बच्चे 12th पास या 12th अपीयरिंग इस साल के होंगे वो इस एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में अगर आपको जाना है तो आपके पास साइंस 12th में होनी ही चाहिए। तो अगर साइंस आपके पास है तो आप एयरफोर्स एंड नेवी में जा सकते हैं, और अगर आप 12th पास हैं तो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों में सिर्फ आप आर्मी में जा सकते हैं। और साइंस वाले बच्चों के लिए आर्मी भी, एयरफोर्स भी और नेवी, तीनों के ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो ये जो एनडीए एग्जाम होता है ये कौन सी एजेंसी जो है कंडक्ट करती है इस एग्जाम को? दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। बड़ा मशहूर नाम है ये, और इसके लिए तो बच्चों ने सुना भी होगा आईएएस, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, एनडीए का एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे पोस्ट के लिए भी एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो यूपीएससी एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए बनाई गई है, और यही आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी एनडीए का। जी जी सर, यूपीएससी जब हम कहते हैं तो यूपीएससी ओटीआर जो है निकालता है, तो बेसिकली ये ओटीआर होता क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, आप बताएं। जी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए मैं खासतौर से यहाँ कह रहा हूँ। यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करती है, जब आप यूपीएससी की साइट पे जाएंगे उस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने के लिए, तो जैसे ही इस फॉर्म के साइट को आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले पूछा जाएगा ओटीआर नंबर। ये क्या है ये बताना चाह रहा हूँ। कोई भी बच्चा जो अभी 12th में है, यानी 11th पास कर चुका है, या 11th में भी अगर आप हैं तो ओटीआर नंबर आप आराम से जनरेट कर सकते हैं। आपको upsc.gov.in के साइट पे जाना है। जैसे साइट पे जाएंगे वहाँ पे ओटीआर जनरेशन के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देंगी। उस पर ऑप्शन आएगा न्यू इनरोलमेंट। उस ऑप्शन पे जाएगी, जैसे आप ओपन करेंगे पूरी साइट, वहाँ से पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। और उस फॉर्म में ध्यान दें, आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारी चीज़ें उसमें फिल करनी है, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ आप फिल करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो 10th के बोर्ड एग्जाम की जो मार्कशीट आपकी आती है, उस मार्कशीट में जो आपका नाम होगा वैसे ही नाम आपको फिल करना है। जैसा फादर का नेम लिखा होगा वैसे ही, जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी वही डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो मदर का नेम लिखा होगा वही नेम आपको एज इट इज़ डालना है। क्योंकि अगर इसमें एक बार गलती हो गई तो ध्यान रखें, जब भी आप यूपीएससी की साइट पे जाके कोई भी फॉर्म फिल करेंगे, जैसे ही ओटीआर नंबर डालेंगे, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहले डाला होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन निकल के साथ आ जाएगी और वही फॉर्म के फिल होने का एक पार्ट बन जाएगी। तो अगर कहीं भी छोटी सी मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक बार बार रिपीट होगी और उससे आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। तो ओटीआर नंबर जनरेट करने के पहले मैं बच्चों से कहूँगा कि अपने पेरेंट के साथ बैठ के अच्छे से एक बार अच्छे से समझ करके, ठीक से सारी चीज़ें देख करके आप फॉर्म को फिल करें और ओटीआर नंबर आप ऑब्टेन कर लें। तो बेसिकली जो एनडीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो इसका स्ट्रक्चर या कुछ खास पेपर पैटर्न है हमारे व्यूअर्स के लिए, आप बताना चाहेंगे? अब फॉर्म फिल करने की बात चल रही थी, उसके बाद पेपर पैटर्न पे आते हैं। तो जैसे आप एनडीए का फॉर्म निकला, तो जब आप जाएंगे यूपीएससी की साइट पे, जैसे आप ओपन करेंगे सबसे पहले वो ओटीआर नंबर मांगेगा जी। ओटीआर नंबर डालेंगे, फौरन वहाँ एनडीए का फॉर्म ओपन हो जाएगा। और एनडीए एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक तो अप्रैल में एग्जाम होता है जिसका जनवरी में फॉर्म निकलता है, और एक एग्जाम सितंबर के महीने में होता है जिसका फॉर्म अप्रैल के महीने में आ जाता है। तो अप्रैल मई के महीने में फॉर्म आएगा, सितंबर में आपके एग्जाम होंगे। और अभी
जो जनवरी में फॉर्म आया था उसका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। और बड़ी अच्छी बात यहाँ से कह रहा हूँ, जनरल कैटेगरी और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए जब आप एनडीए का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके फॉर्म की प्राइस होती है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और सबसे अच्छी बात यहाँ मैं रख रहा हूँ कि अगर आप SC/ST हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 रुपये भी फॉर्म फिल करने के लिए अब नहीं देना है। फ्री आपके लिए ये फॉर्म है। तो कितना बेहतरीन ये एग्जामिनेशन है। और देखें फॉर्म प्राइस कुछ भी नहीं है। किसके लिए? गर्ल्स के लिए, ST/SC के लिए। और प्राइस देखिए अगर है तो जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए सिर्फ 100 रुपये है। 100 रुपये आज के ज़माने में तो बहुत छोटी चीज़ है। भी नहीं होता है। तो आपको फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के लिए जो मैंने बताया OTR नंबर आपको ज़रूर जनरेट कर लेना है। देखें आज की डेट में मैक्सिमम, पहले क्या होता था कि फॉर्म आपका हार्ड कॉपी में आया करता था जिसको हम फिल करके भेजा करते थे। आज की डेट में मैक्सिमम फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आ गए हैं। अच्छा, OTR में 2 बातें और मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। उसमें आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। तो ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो आपके पास हो, यानी या तो आपके फादर के पास हो या आपके मदर के पास हो या आपके पास मोबाइल हो। लेकिन ध्यान रखिएगा मोबाइल कब मना किया जाता है? जब उसका गलत इस्तेमाल। जी बिल्कुल। अच्छे इस्तेमाल के लिए कभी मना नहीं किया नहीं है। कोई अगर आपने ऐसी किताब निकाल के पढ़नी शुरू कर दी जो आपके कोर्स की नहीं है, उससे अलग है, कुछ डिफरेंट शोबे की है, तो उसके लिए लोग मना करेंगे कि यह क्या पढ़ने लगे आप अपने कोर्स की किताब पढ़ें। तो पढ़ने में भी मनाहट कहाँ होती है? जहां गलत चीजों की तरफ आप जाते हैं। तो मोबाइल मैं कह रहा हूं यूज करने के लिए कभी पेरेंट मना नहीं करेंगे, लेकिन कब मना करेंगे? जब आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। यस। तो अपना मोबाइल नंबर डालना है और साथ साथ एक ईमेल आईडी आपको डालना है जो एक्टिव हो, जिस पे आप रोजाना चेक करते हैं। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके मेल पे आएगी। आप तो ध्यान रखें अपना एक ईमेल आईडी आप जनरेट कर लें। ईमेल आईडी अपनी याद रखें आप साथ साथ, और मोबाइल नंबर वो दें क्योंकि बार बार OTP आएगा और ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर से आप सारी OTP को आसानी से पालें। तो ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना जी बिल्कुल। और कुछ खास सिलेबस इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए होता है। अब आपने बात किया था पेपर पैटर्न का। जी। तो पेपर पैटर्न के बारे में यहाँ से बताऊँ। अब देखिए एनडीए में जाने के लिए, आर्म फोर्स में जाना, तो सबसे तो आपकी अच्छी फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स वगैरह जरूर खेला करें, लॉन्ग जंप लें, रनिंग करें, क्योंकि जब आप ये एग्ज़ाम देंगे तो जितने का आप रिटर्न एग्ज़ाम देंगे उससे ज़्यादा आपके फिजिकल फिटनेस का यहाँ पे ख्याल रखना है आपको और उस पर मार्क्स होंगे। तो 2 पेपर आपको यहाँ पे देना है। एक पेपर देना है मैथ्स का। जी। मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है और 300 मार्क्स के मैथ्स के पेपर के बाद एक पेपर आपको देना है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जी। और जनरल एबिलिटी टेस्ट में पूरी साइंस आपकी आती है और इसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। जी बिल्कुल। ये जनरल एबिलिटी में आपके पास ये होता है। तो 150 क्वेश्चन आपके जनरल GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट में होता है और 120 क्वेश्चन आपके मैथ्स में, और 2.5 घंटे का ये पेपर होता है दोनों। और ये ऑफलाइन पेपर होगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना है, OMR शीट आपको मिलेगी, पेपर मिलेगा, आपको OMR शीट पे आंसर बबल करना है। और ध्यान रखें यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो अभी से कैसे पता चलेगा कि आपको आगे लाइफ में गलती नहीं करनी है। जी बिल्कुल। तो ये पेपर का पैटर्न होगा। तो 900 का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद जब रिटर्न एग्जामिनेशन में एक कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे तो आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा। SSB में आपका फिजिकल राउंड है, आपका 1-to-1 इंटरव्यू राउंड है और एक ग्रुप डिस्कशन का भी एक राउंड होता है। तीनों राउंड होते हैं। तीनों में जब आपके मार्क्स आएंगे और पहले एग्जामिनेशन के मार्क्स, उनके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के बेस पे अब आपकी चॉइस है कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की कि चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इंडिया में ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट आता ही आता है। तो एक जहन में ये था कि वो अफराद जो सोच रहे होंगे कि एनडीए में पार्टिसिपेट करके हम मैथ से छुटकारा पा लेंगे, तो यहाँ पे भी मैथ्स आ गया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पूरी जिंदगी में मैथ्स है। जी बिल्कुल। अगर घर भी चलाना है और सब्जी भी लानी है तो कैलकुलेशन तो आपको करनी है। जी बिल्कुल। तनख्वाह मिली पूरे महीने की और क्या क्या करना है उसमें भी आपको जोड़ घटाव तो करना ही है। तो पूरी पूरी लाइफ ही आपके मैथ्स पर डिपेंड है। होता क्या है कि जब किसी चीज़ को हम मुश्किल समझने लगते हैं तो अपने आप ही वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। जी। दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल और आसान नहीं होती। अगर करेंगे तो जो काम आपको मुश्किल लग रहा है किसी ने करके उसको आसान बना दिया होगा। बिल्कुल। तो करने से चीज़ें आसान होंगी। तो मैथ्स के साथ जुड़िए और देखिए, हमेशा ये इस तरह के सवाल जब हम लोग बैठते हैं पब्लिक में तो लोग पूछते हैं कि आने वाला वक्त क्या किस सब्जेक्ट का आपको लगता है।
मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि आने वाला वक्त मैथ्स का है, आने वाला वक्त स्टैटिस्टिक्स का है, आने वाला वक्त इकोनॉमिक्स का है, आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इन सारी चीज़ों का आने वाला वक्त है। आई मीन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का है, फूड प्रोसेसिंग का है, आईटी का है, इस तरह के कोर्सेज का आने वाला दौर है। तो अपने बच्चों को इस तरह के कोर्स की तरफ ले जाएं और मैथ्स से, जैसे आपने इशारा किया, जुड़ जाएं, क्योंकि बिना मैथ्स के आगे बढ़ना ही नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार मैथ्स पे टिका हुआ है। और एक बात आपने बड़ी खूबसूरत कही कि यहाँ पे एसएसबी यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है जो 1-on-1 इंटरव्यू कंडक्ट करता है। जी। तो ये 1-on-1 इंटरव्यू कंडक्ट करने का असल मकसद क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम तो हो गया, अब आपने पेपर दिया। जी। होता क्या है कि एक समाज में एक बड़ी अच्छी सी एक बात आप सुनते होंगे बार बार कि भाई कोई जो इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठते हैं, बड़ी एक मानी खेज बात आपको कहते हुए आपको सुनाई देंगे कि जब मैं इंटरव्यू पैनल में बैठा और एक इंजीनियरिंग के बच्चे का जब मैं इंटरव्यू ले रहा था और जब मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो मुझे समझ ही में नहीं आया कि इसने इंजीनियरिंग करके सीखा क्या है। जी। तो एसएसबी बेसिकली जज करेगी कि आपकी मेंटल एबिलिटी, क्विक आपके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी। अब आप सोचें, अल्हम्दुलिल्लाह आपने एनडीए का एग्जाम दिया, एयरफोर्स आपने ज्वाइन किया और एक आप पायलट आप बन गए। जी। अब पायलट में आप एयरक्राफ्ट जो है वो आप उड़ा रहे हो आप, और जिसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, और आप सोचें कि उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना होता है जी। कि बम किस जगह पे स्ट्राइक करना है। जी। तो अगर थोड़ा भी अगर आपने फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड भी अगर आपने लेट किया तो बम कहीं गिरना होगा और टारगेट कहीं और होगा। जी। तो इसमें भी कितना जल्दी क्विक आप डिसीजन लेते हैं, इसका एसएसबी में जजमेंट होता है। जी। आपकी पर्सनालिटी, बोलने की कैपेसिटी, कन्विंसिंग कैपेसिटी, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर है कि नहीं है। अब आर्मी में आप एक ऑफिसर बन गए और पूरी एक टीम आपको लीड करनी है 500 लोगों की, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं है? यानी आपके अंदर दूसरा, कहीं पे आप मुहाज पे आप लड़ रहे हैं और वहां पे इमीडिएट आपको कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपके अंदर है या नहीं है? तो इन सब सारी चीजों का पूरे तरह से सारी चीज़ों की परख होती है वहाँ पे, एसएसबी बोर्ड करती है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि उसके पहले आपका फिजिकल फिटनेस का भी टेस्ट होता है, आपकी विजन का आपका टेस्ट होता है, हेयरिंग कैपेसिटी आपकी कैसी है, आपकी हाइट कैसी है, वेट कैसा है आपका, आपके दौड़ने की कैपेसिटी, सारी चीज़ों का एक मेजरमेंट लिया जाता है और उसके बाद तब जाके फाइनल रिजल्ट आउट होता है और उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात आपको और कह रहा हूँ कि जनरली जो आप कोर्स करते हैं कहीं, जैसे मान लिया मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फीस आपको देनी है जी। लेकिन अगर आपने एनडीए क्वालिफाई कर लिया और 4 साल का आपको कोर्स करना है तो अब आपको 1 पैसे खर्च नहीं करना है। वहाँ रहने का, खाने का सब गवर्नमेंट फ्री देती है और एडिशनली 21,000 रुपये पर मंथ एज ए स्टाइपेंड भी आपको मिलता है। और जॉब के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से कोर्स करके जिस दिन निकलेंगे एज अ ऑफिसर आप आर्म फोर्स यानी आइदर आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में आप ज्वाइंट होंगे। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में सोचिए आप। जी। और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, देश की खिदमत करना, देश की दिफा करना, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट को हम ले। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरे मुल्क के तहफ्फुज़ का दारोमदार आपके। जी बिल्कुल। आपको फ्रंट लाइनर बनना है जी। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज क्या है उसका यहाँ पे एक्चुअल टेस्ट होना है। यानी आपके अंडर में 500,000 सोल्जर्स रहेंगे। दैट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी वन कैन अचीव इन हिज होल लाइफ। यस ऑफ कोर्स। अब आप देखें ना कि जैसे आप कोई फाइटर प्लेन अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, तो फ्रैक्शन 1 सेकंड में तकरीबन आप 100 मीटर 200 300 मीटर आपकी प्लेन आगे जाएगी और टारगेट छोटा ही होता है जहां पे आपको उसे ड्रॉप करना है, स्ट्राइक करना है टारगेट को। तो आप सोचें कि कितना जल्दी और फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में आपको फैसला करना है। जी बिल्कुल। तो थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी कितनी स्ट्रांग है, इसका भी वहां पे जजमेंट। जी बिल्कुल। और हम सुने कि ये डेट जो है अभी बहुत नज़दीक है आने वाली। हम चाहते हैं कि एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए एनडीए एग्जाम्स की डेट और कब ये फॉर्म आउट होने वाला है, पूरा इसकी जानकारी आप हमारे व्यूअर्स के लिए दें। देखिए ध्यान दें, जैसे मैंने आपको अर्ज किया है कि एग्जामिनेशन फिर से मैं बता रहा हूँ, साल में 2 बार फॉर्म निकलता है, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल के महीने में फॉर्म आता है। जनवरी वाले फॉर्म जो भरे जाते हैं उनका एग्जामिनेशन अप्रैल में होता है, जो अप्रैल में या मई में जो फॉर्म फिल किए जाते हैं उनके एग्जामिनेशन की डेट सितंबर में आती है। तो जो अभी आपके पास वक्त है वो सितंबर 1 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप फॉर्म फिल करेंगे। मैंने बताया
कि अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो बिना पैसे के, और STS हैं तो बिना पैसे के आपको फॉर्म फिल करना है, और अगर जनरल या OBC में है तो सिर्फ 100 रुपये फॉर्म की फीस है, और एग्जामिनेशन का पैटर्न हम लोगों ने बता ही दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन एक पोस्ट आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे अच्छी चीज़ अच्छी मेहनत करने के बाद ही मिलती है। जी, वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें NDA एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट करना चाहिए? जैसा अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें मेडिकल का जज्बा होता है, इंजीनियरिंग का जज्बा होता है, तो ऐसे कुछ क्वालिटीज़ है जिन बच्चों में पाई जाए तो वो उन्हें NDA के लिए ऑप्ट करना चाहिए? एक तो आपकी फिजिकल फिटनेस सबसे पहले, जी, हाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हेयरिंग कैपेसिटी आपकी कम नहीं होनी चाहिए, मेडिकली आप पहले तो फिजिकली फिट होने चाहिए, सबसे पहले तो ये। दूसरा पैशन, एक पैशन, पैशनेट आपको कि मुझे एक आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में जाना है, ऑफिसर रैंक पे जाना है और मुल्क की खिदमत करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए खास तौर से। और तीसरा मैं कहूँगा कि सब्जेक्ट, ओवरऑल आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो सिर्फ PCM जी, अगर आपको नीट में जाना है तो PCB, अगर आपको CA की तरफ जाना है तो आपको मैथ्स और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स वगैरह की जानकारी रखनी है। यहाँ पर मैथ्स के साथ साथ आपको साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी की भी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन आपका, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब आप SSB के सामने आप बैठें तो ये सारी चीज़ें आपकी उभर के सामने आए और एक अच्छा स्कोर आप कर सकें। जी, और ये तो थे आम क्वेश्चंस। हम इस वक्त लेंगे हमारे जो व्यूअर्स क्वेश्चन भेजते हैं जी, तो वो लेना चाहेंगे। दिस इज़ रज़ा फ्रॉम पुणे। आई वांट टू सर्व माय नेशन बट वांटेड टू नो हाउ टफ इज़ NDA व्हेन कंपेयर्ड विद अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ये एकदम टफ नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आर्मी में जाने के लिए किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं जी, और पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम में ये बताया है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो तीनों स्ट्रीम के लिए ओपन होता है, उसमें पेपर ऐसा बनाया जाता है कि तीनों स्ट्रीम के बच्चे आसानी से उस पेपर को टैकल कर सकें। तो बड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, आप परेशान नहीं होंगे। और प्रीवियस ईयर का पेपर आपके सामने मौजूद है, गूगल से डाउनलोड करें आप और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, क्योंकि जब तक आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको तैयार होना कैसे है और क्या टॉपिक आपको पढ़ना है और कैसे किन किन टॉपिक पे आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनानी है। हमेशा जब भी कहीं आप मुझे बताएं कि कहीं अगर मुझे जाना है तो जाने के पहले, कोई सफ़र करने के पहले क्या रास्ता होगा उसका मुझे एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो एग्ज़ाम देना है तो उसके पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एनालिसिस करूं कि ये पेपर होता कैसा है, जी, कितनी देर का पेपर होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और टॉपिक कौन कौन से हैं, और साथ साथ जो टॉपिक हैं उसमें हमारी ग्रिप है या नहीं है। अगर नहीं है तो मेहनत करना है, मेहनत करके ग्रिप बनानी है और उसके बाद तब एंट्रेंस में बैठना है। जी बिल्कुल। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ऑलवेज, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कामयाबी आपके कदम चूमेगी ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें मेहनत। इसमें एक और बात मैं बता रहा हूं कि लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं जी है। बिल्कुल। मेहनत कीजिएगा तभी सक्सेस होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा पाथ नहीं है। नहीं होता। और दूसरा हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन भेजा है कि हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फॉर द NDA एग्जाम्स, इंटरव्यू के लिए। देखिए अच्छा है, बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें। जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे तो SSB राउंड के लिए आपको मौका मिलेगा, और जब SSB राउंड की डेट आपकी आ जाएगी तो उस दरमियान आप अपनी स्पीकिंग पावर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तो बेहतर ये होगा कि आप बेसिकली पेपर को देखें, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उन टॉपिक्स पे महारत हासिल करें, उनको अच्छे से पढ़ें और उस तरह के क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। और रेफरेंस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने यहाँ बच्चों को बुला करके 15-20 दिन स्टेशन करा करके और SSB की तैयारी कराते हैं। तो वो उसी तरह का मॉक आपको बोर्ड रूम में कुछ लोग बैठेंगे, आप बैठेंगे, और उसी तरह से वो इंटरव्यू लेते हैं जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के इंटरव्यू को फेस करने के लिए। और ऐसी कमोबेश सिविल सर्विसेज के लिए भी होता है। जी बिल्कुल। सिविल सर्विसेज की जो एकेडमी होती हैं, जब आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू राउंड की वो ट्रेनिंग भी आपको देती हैं। जी। तो वैसे ही लोग उसमें बैठते हैं और वो आपको बताते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं, और इंटरव्यू में जैसे जैसे आप जिस तरह से अपने आप को रिफ्लेक्ट कराते हैं उस क्वेश्चन पे, जहाँ जहाँ उसमें कमी होती है वो उसको पॉइंट भी करते हैं, ताकि एक्चुअल जब आप SSB में बैठे उनके सामने उसके पहले सारी आपकी गलतियाँ दूर हो जाएं। आप परफेक्ट बैठे उनके सामने। यस, हमेशा, तो हमेशा परफेक्ट होके आपको जाना है। जी बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एनडीए जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में इस टॉपिक पर रोशनी डाली। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर्स आपकी नॉलेज से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अपने तन मन धन से अपने मुल्क की खिदमत करे और इससे वफादार रहे। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा आपके साथ साथ, देखिए पेरेंट का जिम्मा है यहाँ पर कि बच्चों के लिए आप, जब आपको पहले से पता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऐसा होता है, इसका पैटर्न ये, इसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और नहीं पता है तो आप पता करें और अपने बच्चों को पहले से उसके लिए तैयार करें। मैंने इशारतन आपको बताया है कि आने वाले वक्त में हर एंट्रेंस एग्जाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो टफ होता जा रहा है कंपटीशन। टफ हो रहा है तो आपको भी टफ बनना है, अच्छे से तैयारी करनी है, कंप्लीट होके एग्जामिनेशन में जाना है। मैं यहाँ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए कर रहा हूँ और चैनल विन की तरफ से भी बहुत सारी नई ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि आप आगे बढ़ें, आपका रोशन मुस्तकबिल हो, मुल्क की खिदमत करें, मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें आप, ताकि आपका भी भला हो और आपके साथ साथ डेफिनेटली जब मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो सबका भला होगा। जी बिल्कुल। जी हाँ नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।